झेलियापुर गांव के बीचों बीच एक झोपड़ी थी। यह झोपड़ी सोमनाथ जी का था, जो बहुत ही गरीब थे। वह खेती किसानी करके अपना जीवन चलाते थे और इसी घर में दो बहनें रहती थी। एक थी कमला, जिसमें संस्कार कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरी थी बिमला, जो बहुत ही घमंडी थी। बचपन से ही दोनों बहनें एक ही घर में पली पड़ी थी। एक ही साथ सोना, एक ही साथ खाना खाना, खेलना कूदना। जैसे जैसे वह दोनों की उम्र बढ़ने लगी तो बिमला के मन में एक अजीब सी जलन बढ़ने लगी। गांव के लोग कमला की तारीफ करते थे। कमला तो गाय है, गाय एकदम शांत स्वभाव की, सबकी मदद करने वाली। बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। यह बात बिमला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती थी और कमला से जलती थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर भी सब लोग कमला का ही तारीफ क्यों करते हैं? उसमें ऐसा क्या है? उसके पास तो ना शक्ल है और ना अकल। कमला सब कुछ जानती थी, फिर भी वह चुप रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बिमला मेरी छोटी बहन है, समय के साथ सब कुछ समझ जाएगी। एक दिन सोमनाथ ने अपने दोनों बेटियों को पास बुलाया। बेटी, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। दोनों बहनें शर्मा जाती है। एक दिन कमला के लिए राजू का रिश्ता आया। राजू बहुत ही गरीब था और खेतों में काम करता था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। बिमला ने जब यह सुना तो हंस पड़ी। अरे वाह, बड़ी बहन को तो एक किसान मिल गया, अब तो उसकी जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी बड़ी दीदी को तो मजदूरी करना पसंद है। बिमला की बातों पर कमला ने कुछ नहीं कहा, जबकि सोमनाथ ने कहा, बिमला, राजू गरीब जरूर है, लेकिन वहाँ बहुत ही ईमानदार भी है और उसका दिल बहुत ही साफ है। कमला राजू के साथ बहुत खुश रहेगी। ठीक है पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे। वहीं दूसरे दिन बिमला के लिए जगदीश का रिश्ता आया, जो एक जाना माना फलों का व्यापारी था। उसके पास बड़ी महल, नौकर चाकर, सब कुछ था। इतना सब सुनते ही बिमला का घमंड आसमान को छूने लगा। देखा पिताजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। बेटी, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब भगवान की देन है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही पाता है। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी हो गई। कमला शादी करके राजू के साथ उसके घर आ गई। राजू का घर बहुत ही छोटा था। घास फूस की झोपड़ी, एक छोटी सी टूटी फूटी रसोई और कुछ अनाज के बोरियां रखी हुई थी। कमला, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जीवन भर मेरे साथ निभाओ, यही काफी है मेरे लिए। उधर बिमला अपनी ससुराल पहुंची तो बड़ा आलीशान महल, चमचमाती कारों के गरुड़ ने विमला का घमंड दुगुना कर दिया। चंपा, कमरे की साफ सफाई हो गई या करती नहीं हो? छोटी मालकिन, मैंने तो कल ही साफ सफाई किया था। नौकरानी हो, नौकरानी जैसे रहो। जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी छोटी मालकिन, मैं अभी लाती हूँ। इसी तरह कई महीने गुजर गए और दीपावली का त्योहार आ गया। दोनों बहनें अपनी मायके पहुंची। कमला ने साधारण साड़ी पहनी थी, जबकि बिमला ने सलवार सूट पहनी थी और उसकी हाथों में एक बैग लटकी हुई थी। गांव के कुछ औरतें दीपावली में दिया पहुंचाने आई हुई थी। तभी बिमला ने अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, और बताओ बड़ी बहन, कैसा चल रहा है?
जीवन यापन। राजू जी तो तुम्हें खाना देते हैं कि नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई थी, बेचारे के पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, तुम्हें क्या देंगे? बिमला की कड़वी बातों को सुनकर कमला का दिल टूट गया। वह कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन बिमला को अपने बड़ी बहन को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आया। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अपने अपने घर चली गई। दिन गुजरने लगा। कमला का जीवन आसान नहीं थी। सुबह उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति राजू के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते कमला थक जाती थी, लेकिन उसने कभी भी राजू से शिकायत नहीं किया। कमला, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वह खुशी नहीं दे पा रहा हूँ जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप जैसे इतना प्यार करने वाला पति मिला, मुझे और क्या चाहिए? कमला, मैं नहीं जानता कि तुम खुश हो या नहीं, मुझे बस माफ कर देना। अजी आप चिंता मत करिए, यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मेरे रहते हुए आप कैसे खाना बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकता? क्या मर्द खाना नहीं बना सकते? आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। इतना कहकर राजू ने चूल्हा जलाया और खाना बनाया। उसके बाद दोनों बैठकर मजे से खाना खाने लगे। जहाँ एक तरफ राजू अपनी पत्नी कमला से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ बिमला को पूरा आयसो आराम मिल रहा था। लेकिन उसे एक चीज की कमी बिमला को महसूस होती थी, और वह था पति का प्यार और इज्जत। एक दिन बिमला नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई और उसने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली। तभी उसकी सास शांता देवी ने उसे देख लिया। अरे कलमुही, मायके से कुछ सीखी है कि नहीं? घर में कैसा रहा जाता है? अब तू छोरी नहीं रही, अब तुम इस घर की बहू हो। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे पिता ने? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं किस मनहूस से मेरे बेटे का शादी कर दी, गवार कहीं की। अपनी सास की बातों को सुनकर बिमला का दिल टूट जाता है। बिमला को तो वह सुख चैन सभी मिल रहा था, लेकिन उसके बदले उसे घर का प्यार और इज्जत नहीं मिल रही थी। शुरुआत में बिमला की जीवन किसी महारानी से कम नहीं थी। नए नए सलवार सूट, गहने, रंग बिरंगी साड़ियाँ, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे बिमला को एहसास होने लगा कि पति के प्यार और इज्जत के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जगदीश दिन भर दुकान में रहता और थका हाँ घर आता, सीधे खाना खाकर सो जाता था। इसे परेशान होकर बिमला ने एक दिन जगदीश से कहा, अजी आप मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते हो? बिमला की बातों को सुनकर जगदीश सख्त आवाज में जवाब देता है, पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो, ज्यादा सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जो ऐसो आराम चाहिए वह तुम्हें तो मिल रहा है, इतना काफी नहीं है क्या? बिमला को जिस चेहरे पर इतना गुरूर था, वह जगदीश के बातों को सुनकर चकनाचूर हो गई। बिमला कुछ नहीं बोल सकी और नाराज हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खबर आई, जगदीश का बड़ा सौदा डूब गया है। व्यापार में काफी नुकसान हो गया है। दुकान में लाखों रुपए का घाटा हो गया। जो ऑर्डर आए थे वह भी कैंसिल हो गए। इस धंधे पर तो हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब हम लाखों रुपए की कर्ज में डूब चुके हैं। बहू, अब तुम फालतू खर्च करना बंद करो और हमारी हालातों को समझो। तुम्हारे पास जितने सोना चांदी है वह सब मुझे दे दो, जरूरत में काम आएगी। तब बिमला ने अपने सारे सोने चांदी को
अपनी सास शांता देवी को दे दिया। जो बिमला कल तक एक महारानी की जीवन जीती थी, अब उसके हालत अचानक एक नौकरानी जैसे हो गई। उधर राजू ने एक नया फैसला लिया। कमला, हम अब खेती पर ही निर्भर नहीं रह सकते, हमें कुछ और करना होगा। अजी आप सही बोल रहे हो, क्यों ना हम गन्ने का जूस की दुकान खोल ले, शहर में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। ठीक है कमला, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर गन्ने की फसल उगाना शुरू कर देते हैं और राजू उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर में जाकर बेचने लगता है। एक शाम राजू जूस बेचकर वापस घर आया। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा बाहर तो आओ। राजू की बातों को सुनकर कमला बाहर आई तो उसने देखा कि राजू के हाथ में एक थैला था। अजी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो, लॉटरी लगी है क्या? अरे कमला, खुशी की बात ही है। आज तुम्हें पता है, मैंने 5,000 की गन्ने का जूस बेचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द अमीर बन जाएंगे। हाँ जी, यह सच में बहुत खुशी की बात है। हम कुछ ही सालों में लाखों रुपया इकट्ठा कर लेंगे। हाँ कमला, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद यह सब नहीं हो पाता। अजी, मैंने क्या किया है, यह तो हम दोनों की मेहनत है। अच्छा, यह सब छोड़िए और बताइए कि आपके हाथों में क्या है। पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इतना कहकर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और राजू उस थैली से साड़ियाँ निकालता है और कमला को दिखाता है। कमला, यह मेरी तरफ से मेरी प्यारी पत्नी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। हाँ जी, यह तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या यह मेरे लिए है? अरे भाग्यवान, यह साड़ी तो तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, और किसके लिए लाऊंगा मैं? राजू की बातों को सुनकर कमला खुश हो जाती है। इसी तरह राजू धीरे धीरे अच्छी कमाई करने लगता है और कमला पैसे का हिसाब रखने लगी। उसने एक एक रुपया को संभाल कर रखी। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब उन्हें किसी चीज की डर नहीं थी, क्योंकि उनकी कमाई अब उनकी दैनिक जरूरत से ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें एक बार फिर अपने मायके आई। इस बार दोनों ने साधारण साड़ियाँ और सलवार सूट पहनी हुई थी। अरे बेटी, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ पिताजी, लेकिन कमला दीदी का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके बेचारी का तो बुरा हाल हो जाती होगी। अरे नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। राजू ने एक नया काम शुरू किया है और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। जल्दी हम दोनों एक नया घर भी लेने वाले हैं। यह सुनकर बिमला की जलन और भी बढ़ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन जगदीश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। घर के गहने बिकने लगे, नौकर चाकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा बिमला पर दिखने लगा। वह दिन रात बिमला को ताना मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती अपने पिताजी से बोलकर, ताकि तेरे पति का परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी तो एक साधारण किसान है। उसके पास जो कुछ भी धन दौलत था, उसे तो दोनों बहनों की शादी में लगा दिया। वह हमारी कैसे मदद कर पाएंगे? हमने तुमसे अपने बेटे जगदीश का शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हम किसी अच्छे घर में उसकी शादी करते तो कम से कम वह हमारी मदद तो करते। यह सब सुनकर बिमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां
कमला की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं बिमला की जिंदगी धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। बिमला का कमरे में रो रो कर बुरा हाल हो गई थी। बिमला के मन में सांस की आवाज गूंज रही थी। अरे करमजली, कहीं डूबकर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे का सुख चैन सब छीन लिया है तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत, मनहूस कहीं की। बिमला को लगा कि अब उसका अस्तित्व ही मिट्टी में मिल गया हो। अगले सुबह जगदीश का दुकान पूरी तरह से बंद पड़ गया और कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर भी बिकने की नौबत आ गई। अरे अब तो यहाँ से चली जा, मनहूस कहीं की। अब तो कोई काम की नहीं है हमारे पास, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बिमला का घमंड टूट चुका था। वह बिना कुछ बोले अपनी बैग लेकर अपने मायके की तरफ चल पड़ी। जब बिमला अपने मायके पहुंची तो उसके पिताजी चौंक गए। बिमला, क्या हुआ? तुम अकेली क्यों हो और तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ मेरी बच्ची? पिताजी के बातों को सुनकर बिमला फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बिमला लगातार रो रही थी। इसलिए सोमनाथ अपने बड़े बेटी कमला के पास गई। अपने पिता को देखकर कमला खुश हो गई और घर के अंदर ले गई। पिताजी, क्या हुआ? आपका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे बताइए क्या हुआ? बेटी कमला, बिमला को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। सभी बातों को सुनकर कमला पिताजी के साथ मायके आती है। तब कमला ने देखा कि बिमला की आंखों में लाचारी और पछतावा दोनों झलक रही थी। तब बिमला कमला के पैरों में गिर गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। शायद भगवान ने मुझे इसी का सजा दिया है। बिमला की बातों को सुनकर कमला सन्न रह गई। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, फिर भी तुम चुपचाप सहती रही। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह मेरे कर्मों का ही फल है, जो मैं भुगत रही हूँ। कमला ने बिमला को उठाया। रो मत बहन, यह सब तो चलता रहता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम दोनों बहनें एक दूसरे के दुश्मन हैं। चल अब रोना बंद कर, नहीं तो मैं मार मार कर गाल लाल कर दूंगी। नहीं बहन, अब मैं समझ गई हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। यह सुनकर कमला के आंखों में आंसू आ गए। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती बल्कि एक दूसरे की मदद करती है, और दुख में दुखी तो सुख में सुखी होती है। अगली सुबह कमला ने राजू से बात किया। राजू, मैं चाहती हूँ कि बिमला भी हमारे साथ काम करें। इससे वह सब कुछ भूल पाएगी और जीवन में आगे बढ़ पाएगी। राजू ने बिना सोचे समझे कहा। ठीक है कमला, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बिमला तुम्हारी छोटी बहन है तो वह मेरी साली हुई, और अपनी साली का देखभाल करना कोई बुरी बात नहीं है। राजू की बातों को सुनकर कमला खुश हो जाती है और दूसरे दिन बिमला भी कमला और राजू के साथ खेत में काम करने लगती है। शाम होते ही तीनों घर आ जाते हैं। तब विमला ने कहा, दीदी, मुझसे अब यह काम नहीं होगा। मेरे हाथ छिलने लगा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। बिमला, हिम्मत मत हारो। मैंने भी सीखी थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले में बहुत दर्द होता है, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी और तुम सभी काम सीख जाओगी, और एक दिन कामयाबी तेरी कदम चूमेगी। समय बीतने लगा। बिमला ने कमला और राजू के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिया और खुद का एक ज्वेलरी शॉप खोला। कमला और राजू ने बिमला का साथ दिया और जल्द ही बिमला का दुकान प्रसिद्ध हो गया।
एक दिन जगदीश बिमला के मायके आया। अब तुझे बिमला से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था जो फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बिमला को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं दुख के समय क्या सही है और क्या गलत नहीं समझ पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ सके वह क्या मेरी बेटी को खुश रखेगा? बस इसलिए बिमला को छोड़ दिया। ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेज सकता। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा। जगदीश इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर कमला और बिमला आती है। जगदीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिमला को वापस अपने घर ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम फिर से यहाँ वापस आ गए। कमला, तुम बीच में मत बोलो, मैं बिमला से बात कर रहा हूँ। क्यों ना बोलूं मैं बिमला की बड़ी बहन हूँ और मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। मिस्टर जगदीश, तमीज से बात कीजिए। आप मेरी बड़ी बहन से बात कर रहे हैं और आप मुझे यह बताइए कि आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब यह क्या मजाक कर रहे हो जगदीश? मैं तुम्हारी एहसास को अच्छी तरह से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ एक लालची और झूठे इंसान हो जगदीश। तमीज से बात करो विमला, तू मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती तो उसकी किया जाता है जिसका कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है। अब चले जाओ हमारे घर से, वरना धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा हमें। मैं तुम सबको देख लूंगा बिमला। हाँ, देख लेना। अब निकलो यहाँ से। सबको देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। इतना कहकर जगदीश गुस्से से चला जाता है। इस तरह कमला और बिमला दोनों बहनों की जोड़ी एक मिसाल बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।